मेरा नाम आरव है। मैं कोई खास इंसान नहीं, न ही मेरी कहानी कोई फ़िल्म जैसी है। ये कहानी है मेरी मोहब्बत की, मेरी नादानियों की और उस सज़ा की, जो मैंने अपने ही हाथों अपने लिए लिखी। ज़िंदगी की शुरुआत बहुत मामूली थी। एक छोटा-सा शहर, एक प्यारा-सा घर और उसमें मेरा छोटा-सा परिवार, पापा, माँ और मैं। पापा स्कूल में टीचर थे, माँ घर सँभालती थीं। हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जितना था उसमें खुशियाँ बहुत थीं। मैंने कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं की, जब तक कि एक सुबह वो हादसा नहीं हुआ। मैं उस दिन स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। पापा रोज़ की तरह चाय पी रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, माँ रसोई में थी और तभी अचानक पापा को सीने में दर्द हुआ। माँ भागी, मैं डर के मारे चीख पड़ा। हमने किसी तरह उन्हें अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टर ने बस एक लाइन कही, आई एम सॉरी, बहुत देर हो चुकी है। मेरी दुनिया वहीं रुक गई। मुझे अब भी याद है, माँ पापा के सीने से लगकर रोती रहीं, चुपचाप, और मैं बस कोने में बैठा उन्हें देखता रहा। समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सब इतना अंधेरा क्यों हो गया। पापा के जाने के 2 दिन बाद ही हमारे अपने लोग, जिनसे हमें उम्मीद थी, दादी, चाचा, चाची, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। कहा, अब इस घर पर हमारा हक है, तुम लोग कहीं और जाओ। माँ की आंखों में एक आंसू भी नहीं था, वो बस चुप थीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, पापा की कुछ तस्वीरें और एक थैला उठाया और हम उस घर से हमेशा के लिए निकल गए। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। मैं बस माँ का हाथ थामे उनके साथ चलता गया। यही मेरी नई जिंदगी की शुरुआत थी। हम ट्रेन से नानी के शहर आ गए। माँ की माँ, मेरी नानी, एक पुरानी बस्ती में रहती थी। उनका घर छोटा था, 2 कमरे, एक छोटी सी रसोई और ढेर सारी पुरानी यादें। लेकिन उनके चेहरे पर सच्चा अपनापन था। उन्होंने माँ को गले लगाया, मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, घबराओ मत, अब तुम दोनों मेरे साथ हो। नानी के साथ उनकी एक बहू भी रहती थी, मेरी मामी। उनका बेटा, यानी मेरा मामा, शहर से दूर नौकरी करता था और साल में एक बार आता था। और उसी घर में रहती थी सिया। सिया मेरी नानी की देखभाल में पली एक अनाथ लड़की थी। उसके माँ बाप का भी एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था जब वो बहुत छोटी थी। कोई रिश्तेदार नहीं था जो उसे अपना पाता, तो नानी ने उसे पाल लिया। वो मुझसे 2 साल छोटी थी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल और हमेशा शांत रहने वाली। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक अलग सी गहराई, शायद वही दुख जो मैंने अभी अभी महसूस किया था। शुरू में हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हुई, वो बहुत कम बोलती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं वहां रहने लगा, तो मैं भी उसकी तरह थोड़ा चुपचाप रहने लगा। हम दोनों एक ही स्कूल जाने लगे, साथ पढ़ते, साथ खाते। खेलते नहीं थे ज़्यादा, बस खामोशी से एक दूसरे के पास रहते। शायद हमारी खामोशियों ने ही हमें करीब ला दिया। वक्त बीतता गया। मैं स्कूल से कॉलेज में आ गया और सिया हाई स्कूल में थी। अब वो पहले से ज़्यादा बोलने लगी थी, लेकिन सिर्फ मुझसे। बाकी सबके सामने वो अब भी वैसी ही शांत थी। मैं जब कॉलेज के बाद घर आता, वो मुझे चाय देती, पूछती, कैसा रहा दिन? और मैं बिना बोले सब कुछ कह देता। मुझे कब उससे प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। शायद वो प्यार नहीं था, वो ज़रूरत थी, एक आदत थी, एक ऐसा रिश्ता जिसे कोई नाम नहीं चाहिए था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे महसूस किया, एक डर भी मन में घर कर गया। क्या उसे भी ऐसा ही कुछ महसूस होता है? एक दिन शाम को जब हम छत पर थे, मैंने उससे पूछ ही लिया, सिया, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? उसने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराई और बोली, प्यार बताकर नहीं होता आरव, वो बस होता है, और जिसे होता है उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी बात ने मेरे अंदर कुछ हिला दिया। मुझे यकीन हो गया, हाँ, ये लड़की, ये मेरी है, मेरी ही रहेगी। पर जिंदगी फिर वही खेल खेलने लगी। मामा की पोस्टिंग एक बड़े शहर में हो गई थी। उन्होंने मामी और बेटे को भी अपने पास बुला लिया। अब घर में सिर्फ नानी, माँ, मैं और सिया थे। लेकिन मामी को ये बात हजम नहीं हुई कि एक अनाथ लड़की अब भी नानी के घर में है। उन्होंने फोन पर कहा, अब सिया को किसी हॉस्टल या अनाथालय में डाल दो। इतना बोझ क्यों पाल रही हो? नानी ने इनकार कर दिया। लेकिन बात माँ तक पहुंच गई। माँ भी चिंतित रहने लगी और उसी वक्त एक रिश्ता आया सिया के लिए। लड़का किसी कस्बे में सरकारी नौकरी करता था,
बहुत अच्छा रिश्ता था, लड़की अनाथ है, दहेज की मांग नहीं करेंगे। यही सबसे बड़ी बात थी। मुझे जैसे किसी ने दिल में छुरा घोंप दिया हो। मैंने माँ से बात की, समझाया, माँ, सिया सिर्फ एक अनाथ नहीं है, वो मेरी सब कुछ है। माँ ने कुछ देर मुझे देखा, फिर मेरी आंखों में वो देखा जो शायद मैंने खुद भी नहीं देखा था। एक बेजुबान इश्क जो अब तक चुप था। मैंने नानी से बात की, फिर सिया से। उसने कहा, तुम पागल हो क्या? दुनिया क्या कहेगी? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुनिया को कहने दो, मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूं। और आखिरकार हमने शादी कर ली। कोई तामझाम नहीं, कोई बारात नहीं, सिर्फ हम, नानी, माँ और कुछ गवाह। शादी के बाद की जिंदगी जैसे किसी सपने से कम नहीं थी। हम दोनों का छोटा सा कमरा था, एक बेड, एक अलमारी और एक खिड़की जिससे धूप आती थी। सुबह उसकी हंसी से मेरी आंख खुलती, रात को उसकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाता। सिया अब पूरी तरह मेरी थी। वो मेरी बीवी थी, मेरा घर थी, मेरा सुकून थी। माँ भी खुश थी। उन्होंने सिया को बेटी की तरह अपनाया और नानी को तो वैसे भी जैसे कोई मन्नत पूरी हुई हो। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कहीं कोई गड़बड़ जरूर आती है। शादी को 6 महीने हुए थे। हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। सिया अब पहले से ज्यादा हंसने लगी थी। वो अब सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। मैं ऑफिस से थका हारा आता और दरवाजा खोलते ही उसकी मुस्कान देख लेता। सारी थकान उसी पल गायब हो जाती। हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। सिया अब पहले से ज्यादा हंसने लगी थी। वो अब सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। मैं ऑफिस से थका हारा आता और दरवाजा खोलते ही उसकी मुस्कान देख लेता। सारी थकान उसी पल गायब हो जाती। पर धीरे धीरे माँ की आंखों में कुछ बेचैनी दिखने लगी। एक दिन उन्होंने चुपचाप कहा, आरव बेटा, अब थोड़ा आगे का सोचो। मतलब? मतलब बच्चा, घर में अब किलकारियां गूंजनी चाहिए। तुम्हारी शादी को आधा साल हो गया है। मैंने हल्की मुस्कान से बात टाल दी, लेकिन माँ का मन वहीं अटक गया। अब जब भी सिया उनके पास बैठती, माँ इशारों में, कभी सीधे, कभी घुमा के, बात बच्चे पर ले आती। सिया हर बार मुस्कुरा देती, कुछ नहीं कहती। कुछ महीनों बाद भी जब कोई खुशखबरी नहीं आई, माँ बेचैन हो गई। उन्होंने सिया को डॉक्टर से मिलने को कहा। हम दोनों डॉक्टर के पास गए। टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आईं और फिर वहीं डॉक्टर की टेबल के इस पार मैं और सिया और उस पार बैठी एक रिपोर्ट। डॉक्टर ने कहा, सिया के शरीर में कुछ हार्मोनल इश्यूज हैं। मां बनने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इलाज मुमकिन है। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सिया की आंखें डबडबा गईं। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, हम साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। पर शायद सिया ने उस दिन खुद को कहीं तोड़ दिया था। अब सिया ज्यादा चुप रहने लगी थी। माँ के हर ताने पर वो मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखें उदास हो जाती। वो रात को मेरे सामने हंसती, बात करती, लेकिन जब मैं सो जाता तब उसकी रुलाई मुझे नींद में भी सुनाई देती। एक रात मैंने उसे धीरे धीरे रोते देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही। मैंने उसके माथे पर किस किया। तुम मेरी जिंदगी हो, बच्चा नहीं भी होगा तो क्या, हम दो ही तो बहुत है ना। उसने मेरी तरफ देखा और आंसुओं में मुस्कुराई। इसी बीच मां की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें हार्ट प्रॉब्लम निकली। अस्पताल के चक्कर शुरू हो गए। सिया ने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह से रात तक उनके साथ, दवाई, खाना, नहाना, सब कुछ खुद करती। मां अब भी कड़क स्वभाव की थी, लेकिन अंदर से वो सिया की देखभाल से पिघलने लगी थी। एक दिन उन्होंने सिया के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू बेटी है मेरी। सिया की आंखें भर ए आई। फिर एक दिन मां हमें छोड़कर चली गई। ये सदमा हमारे लिए बहुत बड़ा था। सिया टूटी, मैं भी, लेकिन हम एक दूसरे का सहारा बन गए। वक्त फिर बीतने लगा। अब हमारी शादी को 3 साल हो गए थे। एक दिन सिया को बुखार हुआ। हम नॉर्मल समझकर दवाई देते रहे, लेकिन हालत बिगड़ती गई। टेस्ट करवाए गए, रिपोर्ट आई, सिया को कैंसर था। सब कुछ जैसे रुक गया। मैंने उसे तुरंत अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज शुरू हुआ। सिया मुस्कुराकर कहती, मैं ठीक हो जाऊंगी आरव, तुम चिंता मत करो। मैं कहता, तुम्हें ठीक होना ही होगा मेरे लिए। शुरू में मैं दिन रात उसके साथ था। उसके बाल झड़ने लगे, रंग पीला हो गया, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, सच्ची और मेरी। फिर
धीरे धीरे मेरी जिंदगी में कृति आई। ऑफिस में नई लड़की थी, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, बोल्ड। उसने मुझे कॉफ़ी के लिए बुलाया, बातें की, तारीफ़ें की और पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगने लगा। कृति मुझसे हंसकर बात करती, मेरी हर बात पर तारीफ करती और सिया उस वक्त अस्पताल के बेड पर अकेली लेटी होती। शुरुआत में मुझे पछतावा होता, लेकिन धीरे धीरे मैं खुद को कृति की तरफ खींचता गया। मैं अब घर देर से आने लगा। सिया पूछती, आरव, सब ठीक है? मैं कहता, हाँ, बस काम ज्यादा है। उसने कभी शक नहीं किया, शायद करना चाहा भी तो दिल नहीं माना। कृति के साथ मेरा रिश्ता अब शारीरिक भी हो गया था और एक दिन मैंने सिया से कहा, हमारे रिश्ते में अब वो बात नहीं रही। वो चुप रही, कोई सवाल नहीं, कोई आंसू नहीं, बस आंखों से देखती रही, जैसे सब जानती हो। मैंने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी, अब अस्पताल जाना भी बंद कर दिया। कृति के साथ मैं एक नई जिंदगी बसाने लगा। एक दिन नानी का फोन आया, आरव, सिया की हालत बहुत खराब है, आखिरी समय हो सकता है। मैंने फोन नहीं उठाया। मैं डर गया था या शायद मैं बेशर्म हो गया था। कई हफ्तों बाद नानी का फिर फोन आया, सिया अब ठीक है, इलाज काम कर गया, लेकिन अब वो बदल गई है। मैं चौंका। मैंने जाकर देखा, सिया वाकई अब पहले जैसी नहीं थी। वो चुप नहीं थी, उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, आग थी। जब मैं महीनों बाद सिया से मिलने गया तो मेरे सामने कोई टूटी बिखरी औरत नहीं थी, बल्कि एक नई, मजबूत और खामोश औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं। अब उनमें न दर्द था, न उम्मीद, सिर्फ एक गहरी शांति थी। मैंने उससे कहा, कैसी हो सिया? उसने सीधा मेरी आंखों में देखा और बोली, अब ठीक हूं, बहुत अच्छा हूं। मैंने कुछ और कहना चाहा, पर उसने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। आरव, अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है। तुमने अपनी जिंदगी की राह चुनी थी और मैंने अपनी। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सुकून भरी ठंडक थी जो सीधा दिल के आर पार चली गई। मैं घर लौटा, लेकिन अब वो घर नहीं लगता था। कृति के साथ मेरा रिश्ता भी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। एक दिन मैंने उसे किसी और के साथ रेस्टोरेंट में देखा, हाथों में हाथ पकड़े। मैंने उससे बात की, तुम मुझे धोखा दे रही हो? कृति ने हंसते हुए कहा, तुम कौन से वफादार थे जो मैं रहूं? मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मेरे ही किए हुए ने मुझे अकेला कर दिया। मैंने नानी को मैंने नानी को कॉल किया, मैं सिया से मिलना चाहता हूं। नानी बोली, अब वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, वो अब किसी और रास्ते पर चल चुकी है बेटा। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक इनविटेशन मिला। सिया ने एक एनजीओ खोली थी, अनकही मुस्कानें, जहां वो ऐसी औरतों की मदद करती थी जिन्हें उनके अपने ही लोगों ने धोखा दिया था। मैं वहां गया। स्टेज पर सिया खड़ी थी, सफेद साड़ी में, आत्मविश्वास से भरी। उसने माइक उठाया और कहा, मैं एक ऐसी औरत हूं जिसे उसकी बीमारी में अकेला छोड़ दिया गया, जिसे प्यार के नाम पर सिर्फ तकलीफ मिली, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अब मैं उन सब औरतों की आवाज बनना चाहती हूं जो आज भी अपने ही घरों में टूट रही हैं। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने भीड़ में खड़े होकर हाथ जोड़ दिए। सिया, एक बार माफ कर दो। उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर तक देखा, फिर हल्की मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई नाराजगी नहीं थी, बस अब तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं रहा वाला सुकून था। मैं वापस लौट गया। अब न माँ थी, न सिया, न कृति। मैं था और मेरी गलती का साया। सिया जीत गई थी। उसने न कोई लड़ाई की, न चीख पुकार, न बदला लिया। उसने सिर्फ मौन से अपना बदला लिया, एक ऐसा मौन इंतकाम जो हर शोर से बड़ा था।